Hello everyone, myself Anshul Jain. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 2nd of January. So the first news which we are going to discuss on the extreme left hand side, the news says is India asks Pakistan to free prisoners, says ready to solve humanitarian matters. So यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उन दोनों के बीच में यहाँ पर बातचीत हुई है। अब बातचीत किससे रिलेटेड हुई है कि आपके देश में जैसे इंडिया में जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं उनको यहाँ से रिलीज किया जाए और जो पाकिस्तान में इंडियन प्रिजनर्स हैं जो गलती से थ्रू गुजरात थ्रू टेरिटोरियल वाटर्स वहाँ पे चले गए तो उनको वहाँ पे अर्ली रिलीज यहाँ पर किया जाए। सो जैसा हमें पता है कि अगर आपके बीच में लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है या तो प्रॉपर डिमार्केशन है तो इजी रहता है पता करना कि हाँ दिस इज इंडिया दिस इज पाकिस्तान, राइट। बट जब टेरिटोरियल वाटर्स की बात आती है, हालांकि उसमें भी 12 नॉटिकल माइल्स तक का और पूरी टेरिटरी यहाँ पर डिफाइंड रहती है, बट स्टिल फिर भी अगर देखा जाए तो ऐसा कोई प्रॉपर डिमार्केशन पानी में होना पॉसिबल नहीं है। सो इसी वजह से हम काफ़ी बार देखते हैं कि काफ़ी सारे जो फिशरमैन हैं वो गलती से दूसरी टेरिटरी में चले जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे एज ए कहीं ना कहीं उनको जेल में डाल दिया जाता है। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि दिस इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और उस एग्रीमेंट का नाम है 2008 अग्रीमेंट ऑन काउंसिलर एक्सेस। सो इसमें 2008 के में यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया था किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये एग्रीमेंट बेसिकली बोलता क्या है कि अंडर आर्टिकल 4 ऑफ दिस 2008 एग्रीमेंट ऑफ काउंसिलर एक्सेस बिटवीन बोथ दिस कंट्रीज, ये एग्रीमेंट ऐसा बोलता है आर्टिकल 4 कि अगर कोई देश के प्रिजनर्स या गलती से कोई लोग अगर वहाँ चले गए तो उनको क्या दिया जाए, काउंसिलर एक्सेस यहाँ पर दिया जाए। सो द क्वेश्चन कम्स इज व्हाट इज काउंसिलर एक्सेस। काउंसिलर एक्सेस की अगर मैं बात करता हूँ तो हमने पहले अगर आपने कुलभूषण जाधव जी का केस अगर सुना है, जो फॉर्मर हमारे नेवी के ऑफिसर थे और जो बिजनेसमैन थे, ईरान में वहाँ पर बिजनेस कर रहे थे और उनको पाकिस्तान ने डिटेन कर लिया था और उसके बाद पूरा वो ICJ में मामला गया था। सो बेसिकली यहाँ पर काउंसिलर एक्सेस होता क्या है कि सपोज दिस पर्सन जो गलती से इंडियन फिशरमैन है वो गलती से पाकिस्तान की टेरिटरी में चले गए, उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि कोई एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो डिप्लोमेट नहीं है वो पाकिस्तान में जाके उनसे मिलेगा और उनसे बातचीत करेगा। तो ये बेसिकली काउंसिलर एक्सेस होता है, नॉट ओनली अबाउट इंडिया बट सभी देशों में। सो यहाँ पे क्या हुआ, 2008 का एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट ऐसा बोलता है कि क्या किया जाए 1 जनवरी और 1 जुलाई हर साल यहाँ पे दोनों देश क्या करेंगे, अपनी अपनी लिस्ट रिलीज करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये प्रिजनर्स हैं और इनको यहाँ से छोड़ा जाए। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट यहाँ पर होता है। बट यहाँ पे क्या किया है तो इंडिया ने अभी की सिचुएशन में यहाँ पर बोला है कि 30 फिशरमैन और 22 सिविलियंस को जल्द से जल्द यहाँ पे छोड़ा जाए, क्योंकि क्या होता है काउंसिलर एक्सेस इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है सो दैट एक क्लैरिटी आए कि ये पर्सन किस गलती की वजह से वहाँ गया और ये कौन से देश से बिलोंग करता है, राइट। सो जैसा मैंने आपको बताया कुलभूषण जाधव जी का केस हमने सुना था, उसमें क्या हुआ था कि 2016 में मार्च में हमने देखा था कि उनको पकड़ लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था और हुआ क्या था कि पाकिस्तान का ऐसा मानना था कि ये एक स्पाई है या एस्पियोनेज है, मतलब जासूस है जिन्होंने जासूसी कर रहे थे और हमने जिनको यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी बॉर्डर्स पे पकड़ लिया। बट एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट का क्या मानना था और उनका हमेशा से टेक यही रहा है कि कुलभूषण जाधव जी एक्स नेवी ऑफिसर थे, बिल्कुल थे, लेकिन बाद में वो एक बिजनेसमैन थे और कुछ काम से, बिजनेस के काम से ईरान में गए थे और वहां पे उन्हें पकड़ लिया गया था। सो ये दोनों के बीच में काफी टसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रहता है और इंडिया बार बार बोलता था कि उनको काउंसिलर एक्सेस दिया जाए, बट पाकिस्तान की सरकार ने 2017 में पाकिस्तान की कोर्ट ने ऐसा बताया कि हम उनको फांसी देना चाहते हैं, बट बाद में देन इंडिया वेंट टू ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन फिर इंडिया ने अपना पक्ष रखा, फिर बाद में पाकिस्तान में इसके लिए नया कानून लाया गया। सो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि इसमें एक तो ये 2008 एग्रीमेंट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए और ये तो हो गया दो देशों के बीच में, बट इसके लिए इंटरनेशनल ट्रीटी कौन सी, इंटरनेशनल ट्रीटी इज वियना कन्वेंशन। वियना और जो 1963 में यहां पर साइन की गई थी और इसी के अंतर्गत ये बताया जाता है कि अगर कोई गलती से कोई पर्सन दूसरे देश की टेरिटरी में यहाँ पर चला जाता है तो उसके लिए प्रॉपर काउंसिलर एक्सेस, प्रॉपर उनको सही समय में यहाँ पे अगर आपने डिटेन कर लिया गया तो दूसरे देश को इसकी जानकारी दी जाए और प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाना चाहिए। सो अंडर दिस वियना कन्वेंशन ऑफ 1963। Then we come down to the next news. Today we'll be discussing 3 news on this page, first page. So what the second news says, December GST revenues up from November
लोज। सो यहाँ पे जो जीएसटी है दैट इज जो हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उसमें क्या हुआ है कि अभी तक जब से हम जीएसटी यहाँ पे लागू हुआ तब से रिकॉर्ड हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं बनाया है और थर्ड हाईएस्ट हमारे यहाँ पे मंथली कलेक्शन यहाँ पर हुआ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। नियरली कितना 1.49 लाख करोड़, 1,49,000 इतना हमको यहाँ पर जीएसटी कलेक्ट करोड़ यहाँ पे हमें जीएसटी कलेक्शन हुआ है। सो जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, क्या सर ये न्यूज़ हमारे लिए या हमको फिगर्स हर महीने, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन तो हर महीने का आएगा राइट, कि इस महीने इतना हुआ तो क्या हर महीने ये न्यूज़ आएगी, हर महीने हमें डेटा इसको क्या याद करना, नहीं ऐसा नहीं है। सो आपको क्या करना है इस न्यूज़ में, आपको बस नॉर्मली ये बताना चाहिए जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ था राइट, और जीएसटी एज आई टोल्ड यू इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी में आता क्या क्या है, जीएसटी में फर्स्ट आता है सीजीएसटी, दैट इज जो सेंट्रल जीएसटी है। फिर इसके अलावा आता है कौन सा, सेकंड आता है एसजीएसटी जो स्टेट के बीच में होता है, स्टेट में जो टैक्सेस लगते हैं राइट गुड्स पे। देन थर्ड आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी बेसिकली क्या हो गया, जब दो देशों के बीच में दो स्टेट्स के बीच में इंडिया में उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें जो टैक्स लगता है दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, और उसी के बाद जो एजुकेशन सेस और सब लगता है वो सब इसी में आता है। आईजीएसटी में सपोज इंडिया ने कुछ इंपोर्ट किया और उस पर कुछ टैक्सेस लगे तो वो भी आईजीएसटी के अंतर्गत ही आता है, और इवन इसमें कुछ सेस भी आते हैं। यहाँ पे बता रखा है, उसका बाइफर्केशन दे रखा है कि सीजीएसटी कितना कलेक्शन हुआ, एसजीएसटी कितना कलेक्शन हुआ, इंटीग्रेटेड जीएसटी कितना कलेक्शन हुआ, और उसी में जो सेस है, जैसे मैंने आपको बताया जिस तरीके से अगर कोई टोबैको प्रोडक्ट्स है उनको हम इंपोर्ट करते हैं उस पर जो टैक्स तो लगता ही है बट उसके साथ एडिशनल सेस भी लगता है, तो उन सबको यहाँ पे बताया गया और उसका अमाउंट टोटल कैलकुलेट करते करते लगभग 1,49,000 करोड़ इस बार हमारा जीएसटी रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर हम उसको पिछले साल के महीने से अगर कंपेयर करें दिसंबर 2021 से, तो हमारे लिए बहुत बड़ा यहाँ पर एक जंप हमें देखने को मिला है। जीएसटी रेवेन्यू से अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर सरकार के साथ अच्छा टैक्स कलेक्शन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इवन डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस पैसे को हमारी मिलिट्री को और स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी सेक्टर में, डिजिटल इकोनॉमी, मतलब सभी सेक्टर में तभी काम कर पाएगी जब सरकार के पास पैसा है। तो और वन साइड जब हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे देशों की स्थिति खराब है और इवन वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और इवन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी स्थिति अच्छी नहीं है, चाइना की स्थिति हमने देखी, तो ऐसे में हमारे देश में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं वो अपने आप में कमेंडेबल है। देन द नेक्स्ट न्यूज, स्मॉल न्यूज, दैट इज delimitation can give safeguards in Assam, said by हेमंत बिस्वा शर्मा। सो यहाँ पे ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें बस डीलिमिटेशन पता होना चाहिए कि डीलिमिटेशन बेसिकली होता क्या है। अदरवाइज ये आसाम में हुआ, जैसा हमने पहले भी हमारे एनालिसिस में डिस्कस किया है कि इसी तरीके का डीलिमिटेशन हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी देखा था, जहाँ पे जो टेरिटरीज है, जो नॉट टेरिटरीज, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को देखते हुए जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है उनको इंक्रीज किया था इन जम्मू रीजन एज वेल एज इन द कश्मीर रीजन। सो इन द सेम वे यहाँ पे ये रूलिंग आई है कि डीलिमिटेशन यहाँ पे आसाम में होगा। और इसमें एक चीज़ हमें इंपॉर्टेंट हमें ध्यान होनी चाहिए कि डीलिमिटेशन जो आसाम में हो रहा है ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत हो रहा है। सो दैट इज अंडर सेक्शन 8A ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है। अदरवाइज बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है बेसिकली जो आसाम के सीएम है श्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको बहुत फेवरली उन्होंने कहीं ना कहीं इसको बोला है कि इससे और हमारे यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं और जो डिमार्केशन है वो और प्रॉपर हो जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट ही किया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो देयर आर 3 न्यूज विच वी डिस्कस टुडे ऑन द फर्स्ट पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सिटी पार्ट, वी कैन स्किप दिस। ओके, दिस न्यूज, व्हाट द न्यूज सेज इज स्टडी विदाउट स्ट्रेस, लोकसभा स्पीकर अर्जेस कोटा स्टूडेंट्स। सो कोटा जो शहर है हमें पता है राजस्थान में है, और कोटा से ही सांसद जो हमारे लोकसभा के जो सांसद है श्री ओम बिरला जी, जो लोकसभा में स्पीकर भी है हमारे, सो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, तो वो कोटा से ही सांसद है। तो उन्होंने यहाँ पर बच्चों से ये अर्ज किया, कहीं ना कहीं एक अपील करी कि आप पढ़ाई करने आए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चे, मतलब इन लैक्स स्टूडेंट्स केम टू कोटा फॉर देयर स्टडीज राइट, स्पेशली IIT JEE और काफ़ी सारे सेक्टर्स में। सो काफ़ी बार हम इस तरीके के इंसिडेंट्स देखते हैं जहाँ पे कुछ बच्चे अंडर प्रेशर और एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता या उन कारणों की वजह से कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं। और पिछले समय में अगर हम हर साल दर साल देखें तो केसेस में कहीं ना कहीं वृद्धि आ रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे ऑनरेबल
लोकसभा स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और अपनी तरफ से जितना हार्डवर्क वो डेडिकेटेडली यहाँ पर कर सकते हैं उतनी मेहनत अच्छे से करें, और रिजल्ट कहीं ना कहीं रिजल्ट के बेसिस पे इस तरीके के डिसीजन लेना वो बहुत गलत है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया। Okay, so this also we can skip. Okay, so then we come down to the editorial part. So what the title of the editorial says is India's dilemmas in an Asian century. So यहाँ पर जो एडिटर है, जो ऑथर है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के, उन्होंने यहाँ पर बात की है कि इंडिया और चाइना की बेसिकली यहाँ पर स्थिति क्या है, इंडिया, चाइना, रशिया, यहाँ पे यूनिपोलर, मल्टीपोलर, काफ़ी सारी चीज़ों की बातचीत हुई है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बोला कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स हमारे देश में यहाँ पर शिफ्ट हो रही है इन द वर्ल्ड, रीज़न बीइंग स्पेशली जैसे ही यहाँ पे यूएस ने लगभग 20 साल बाद अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स वापस ले लिए, और जैसे ही वहाँ पे ट्रूप्स लिए 15 अगस्त 2021 को वहाँ पे तालिबान वापस से फिर से रूल में आ गया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम तालिबान रूल में आया, पहले भी हमने देखा था, पिछले साल भी तालिबान जिस तरीके से नॉट पिछले साल, लगभग 1996 से 2001 तक लगभग 5 से 5.5 साल पहले भी तालिबान ने रूल किया, राइट। और उसके बाद हमने देखा कि 9/11 अटैक जिस तरीके से हो जाता है, उसके बाद फिर यूएस ट्रूप्स वहाँ पे जाते हैं, और लगभग 20 साल तक यूएस के ट्रूप्स ने कोशिश करी कि शांति रहे और वहाँ पे डेमोक्रेसी रीइंस्टेटेड रहे। बट जैसे ही यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है उसके कुछ दिनों बाद ही हम देखते हैं तालिबान ने पूरा यहाँ पर जो अफगानिस्तान उसको कैप्चर कर लिया, रूल कर लिया। सो फर्स्ट इशू वो, देन उसके बाद हमने कोविड देखा, देन उसके बाद हमने चाइना की डोमिनेंस देखी, और उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देखा। तो ऑथर ने बताया कि 2022 बहुत हमारे लिए कहते हैं ना सडन अप्स एंड डाउन्स कहीं ना कहीं लेके आया। अब एक फ्रेश स्टार्ट हुई है 2023 की अगर हम बात करें, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी अकॉर्डिंग टू ऑथर, व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से कि जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो रही है, क्योंकि सबके अपने अपने एस्पिरेशंस है। यूएस की जो हेजिमनी है वो उसको क्रिएट रखना चाहता है, उस पर और स्ट्रेंथन करना चाहता है। ऑन द अदर हैंड चाइना की अगर हम बात करते हैं, चाइना चाहता है सुपर पावर बनना, वर्ल्ड पावर बनना, राइट। इन द सेम वे रशिया और चाइना के जिस तरीके से घनिष्ठता यहाँ पर, दोस्ती यहाँ पर बढ़ रही है, तो इसी की वजह से इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडिया अपना स्टांस कहाँ रखे, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि 21st सेंचुरी तो मतलब एशिया की सेंचुरी। अब अगर एशिया की सेंचुरी है तो जिस तरीके से यहाँ पे चाइना है, इंडिया है, और इंडिया का स्टांस हमेशा से न्यूट्रल रहा है, तो ऐसे में अगर आप किसी से कॉम्पीट कर रहे हैं, अगर आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं, तो आपको कहेंगे दूसरे देशों को तो पीछे रखना पड़ेगा। इन द सेम वे चाइना जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, रशिया जिस तरीके से, रशिया ने यूक्रेन पे यहाँ पर अटैक कर दिया, तो ऐसे समय में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडिया इस पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से कोप अप करेगी। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे ऑथर ने ये भी बताया कि आने वाले समय में हमें जिस तरीके की सिचुएशन, क्योंकि पिछले 2022 में हमने देखा है, उसके पहले की सिचुएशन देखे तो काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो आने वाले समय जो ये रहता है कि यूनिपोलर का मतलब होगा कि सिंगल पर्सन जो कहीं ना कहीं सभी देशों को यहाँ पर रूल कर रहा है, तो इंडिया उसको भी सपोर्ट नहीं करता। और मल्टीपोलर जहाँ पे अलग अलग देश अलग अलग अपनी बातचीत रखते हैं और कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है उनमें अपने मुद्दे रखते हैं और उसके साथ देश आगे चलते हैं, सभी विश्व आगे चलता है। तो इन द सेम वे इंडिया ने यूनिपोलर के तो खिलाफ है, क्योंकि अगर यूनिपोलर की बात करते हैं तो यूएस की एक हेजेमनी है और यहाँ पे चाइना और रशिया यहाँ पे ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अपना एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर दिखा रहे हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आने वाले समय में दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट चैलेंजिंग कि कैसे इंडिया इसको लेगा, क्योंकि इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप अगर बात करते हैं कि एशिया की सेंचुरी रहेगी तो फिर इंडिया उसको किस तरीके से आगे लेके जाएगा, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे न्यू दिल्ली का इंडिया का क्या स्टांस रहने वाला है, इंडिया किस तरीके से इसको आगे लेके जाएगा, उसके बारे में बताया गया। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है श्री हर्षवर्धन श्रिंगला जी, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, कि इंडिया वैल्यूज ए मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर अंडरपिन्ड बाय इंटरनेशनल लॉ प्रेमाइज्ड अपॉन रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल कंट्रीज। हमने तो स्टेटमेंट दिया, बट क्या इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, हालांकि ये स्टेटमेंट पहले का है, बट फिर भी ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पा रहे और लगभग 10 महीने से ज़्यादा समय हो गया, अभी भी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ऑथर ने यही बताया कि दिल्ली के लिए, मतलब इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडिया इसको किस तरीके से आगे लेके जाएगा और हमारा स्टांस क्या रहने वाला है, और हमें और ज़्यादा रॉबस्ट तरीके से ये जो इशूज़ है, क्योंकि यहाँ पे ऑथर ने कहीं ना कहीं बात की कि G20 की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास आई है, तो उससे भी जो बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करने में इंडिया एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है। चलिए, देन the first opinion. Today we'll be discussing one editorial and two opinions. So what the title of the first opinion says, eyes and days.
हायर टर्नआउट इज वर्थ स्ट्राइविंग फॉर बट नॉट विदाउट सफिशिएंट सेफगार्ड्स। सो यहाँ पे ऑथर ने बात की है आइज और नाइज। आपने सुना होगा जिस तरीके से लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल अगर लाया जाता है तो जो लोग उसके एसेंट में होते हैं, हाँ भरते हैं, उनके लिए आइज हम बोलते हैं, और जो मना करते हैं तो उनके लिए नाइज बोलते हैं। सो यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि अभी जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में इलेक्शन कमीशन ने इनिशिएट किया है कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं, सो दैट क्या होगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन दूसरे स्टेट्स में रहती है, वो कहीं ना कहीं वोट कर सके और सिंगल वोटिंग मशीन से अप टू 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यहाँ पर वोट किया जा सकेगा। और इसी के लिए जैसा हमने डिस्कस भी किया पहले सेशंस में, पुराने सेशंस में, कि 16 जनवरी को एक पूरा प्रोटोटाइप यहाँ पे दिखाया जाएगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज 31 जनवरी तक यहाँ पर 16 जनवरी को और 31 जनवरी तक फाइनल डिसीजन यहाँ पे दिया जाएगा। सो यहाँ पे ऑथर ने ये बोला कि ये अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन एक नई चीज़ को इनिशिएट कर रहा है, उससे अल्टीमेटली लोगों को फायदा होगा, क्योंकि हम लोकसभा इलेक्शंस भी अगर देखते हैं 2019 के तो लगभग 66% ही वोटर टर्नआउट था। दैट मीन्स आउट ऑफ 3 ओनली 2 पीपल हैव वोटेड, राइट। तो अगर अपनी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो जितना ज़्यादा वोटर्स पार्टिसिपेशन होगा इन द इलेक्शंस वो और बेटर रहेगा। बट ऑथर ने यहाँ पर ये भी बोला कि बट नॉट विदाउट सफिशिएंट सेफगार्ड्स, क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा कि अपोजिशन के द्वारा ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ऐसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं ऑन इलेक्शन कमीशन कि जो वोटिंग मशीन्स है उसमें कहीं ना कहीं धांधली है, उसमें कहीं ना कहीं इशूज़ है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप एक नई चीज़ को लेके आ रहे हैं, बट जो ऑलरेडी आपके पास जो सिस्टम्स चल रहे हैं उनको और आप बेटर करें, सो दैट लोगों में एक प्रकार की जो एम्बिग्यूटी है कि क्या हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, उसी के पास वोट जा रहा है या नहीं जा रहा, तो उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को केटर करना चाहिए, ऐसा उधर का मानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो द सेकंड ओपिनियन द टाइटल सेज इज अ ब्रोकन फॉर्मूला, सम स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैव बीन अनरीजनेबली लेफ्ट आउट ऑफ द रेट हाइक्स। सो यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि अभी अभी हमने देखा था रिसेंटली कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में कि 8 आउट ऑफ द 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे क्या किया गया है, सरकार के द्वारा रेट्स बढ़ाई गई है, राइट। सो हर क्वार्टरली 3-3 महीने में हम देखते हैं इस पे रेट्स आती है, और जो अच्छी अच्छी स्कीम्स है उस पर इतनी बड़े बड़े चेंजेस हमने देखे नहीं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो पहले था 7.6%, उसको स्टैटिक वैसा वैसे रखा गया। अब ऑथर ने यहाँ पर ये बात की है कि स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स कहीं ना कहीं हाउस होल्ड्स के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है कि वो अपना जो सरप्लस फंड है वो उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जिस तरीके से यहाँ पे जो रेट्स है उसमें एक इतना बड़ा इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला जैसा एक्सपेक्टेड था, बिकॉज जिस तरीके से हमारे देश में रेपो रेट जो है 4% से 6.25% यहाँ पर कर दी गई, उसको इस तरीके से बढ़ाया गया। इन द सेम वे अगर हम देखें स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है हमारे हाउस होल्ड्स को कि वो उनका एक्सेस सरप्लस जो है फंड जो है वो यहाँ पे जमा करा सकते हैं, तो उसमें इतना कोई बड़ा उछाल आया नहीं, क्योंकि रीजन में कि जो हमारे देश में इन्फ्लेशन है वो लगभग 6% के आसपास यहाँ पे चल रहा है, और इवन कुछ समय तो हमने इससे ज़्यादा भी देखा था। तो इन्फ्लेशन अगर इतना है तो इन्फ्लेशन इज बेसिकली राइज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, कि साल दर साल कोई पर्टिकुलर प्राइस है। सपोज पहले अगर 2022 में आप 100 रुपये में एक्स यूनिट यहाँ पर खरीद पा रहे थे, तो 2023 में अगर इन्फ्लेशन 6% है तो उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको 106 रुपीज़ यहाँ पे देने पड़ेंगे, बिकॉज 6% का इन्फ्लेशन है, राइट। तो इन्फ्लेशन के बनिस्पत जो आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या उतना रिटर्न आ रहा है, और वो जो डिफरेंस है वो क्या जस्टिफाइड है। तो इसी वजह से ऑथर का ऐसा मानना है कि ये जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो अभी रिसेंटली यहाँ पर सरकार ने बताया है कि हम इतनी रेट्स यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, उसमें ऐसा एक्सपेक्टेड था कि और ज़्यादा रेट्स बढ़ने चाहिए, बट अभी के लिए यहाँ पर सरकार ने इतने रेट्स यहाँ पे नहीं बढ़ाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, on the text and context page, we'll be discussing this. Has India tided over the problem of bad loans? One second. So what the title says, has India tided over the problem of bad loans? So what is bad loans? Bad loans is basically कि किसी पर्सन ने, किसी कॉर्पोरेट ने लोन लिया बट उसका रीपेमेंट यहाँ पर नहीं कर पाते हैं वो, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाता है? बैड लोन से आपने एनपीए सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, राइट। तो
सरकार जो बैंक्स हैं वो लोन देते हैं, क्या पर्पस रहता है कहीं ना कहीं जो उनको भी एक अच्छा रिटर्न मिले बैंक्स को भी, और इवन जो कॉर्पोरेट्स है, दोज पीपल हु आर इंटेंडिंग टू टेक लोन, तो उनका भी पर्पस फुलफिल हो, वो इन्वेस्ट कर सके। तो ऐसा नॉर्मल प्रोसीजर होता है। बट हमने काफ़ी सारे इंस्टांसेस ऐसे देखे, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे लोन्स लिए और अल्टीमेटली दे फ्लड अवे, वो भाग के चले गए। हमको पता है काफ़ी लोग लंदन चले गए, द नेम्स वी आर ऑलरेडी अवेयर। सो यहाँ पे सरकार ने बताया, इस पर्टिकुलर एक्सप्लेन में ये बताया गया कि एक्चुअल में एनपीएस की स्थिति क्या है। एनपीएस की स्थिति के लिए सरकार ने पिछले साल हमने देखा था एनएआरसीएल लेके आए थे। व्हाट इज एनएआरसीएल? दिस इज बेसिकली नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये सेटअप की गई थी। इसमें पहला कॉर्पस जो है 2 लाख करोड़ के जो एनपीएस है वो रखे गए थे। सो बेसिकली होता क्या है कि सपोज एसबीआई के पास 50,000 करोड़ के एनपीएस है, तो उन्होंने क्या किया, वो एनएआरसीएल को दे दिया। एनएआरसीएल की जो बॉडी है आईडीआरसीएल, दैट इज इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, वो क्या करेगी, वो कहीं ना कहीं जो एसबीआई का ऑलरेडी बैड डेट्स है उसको वसूल करने के लिए, उसको पैसे को निकालने के लिए, जो बैड डेट्स है, जो लोगों ने लोन लिया है वो रीपेमेंट नहीं कर रहे, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं वो रिकवर करेंगे। तो ये काम रहेगा किसका? एनएआरसीएल का। सो यहाँ पे इसके इम्प्लीमेंटेशन क्यों किया गया? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है कि बैंक्स के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका अल्टीमेटली काम क्या होता है? वो काम होता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो उनके पूरे ऑफिसेज है, जहाँ जो सिस्टम्स है, उन पे काम करना, ना कि उनका वसूली करना पैसों की। जो उन्होंने लोन दिया वो पैसा वापस नहीं आ रहा। तो हो क्या रहा था कि काफ़ी सारे बैंक्स के द्वारा जो लोन्स दिए गए थे वो एनपीएस में जा रहे थे, रीपेमेंट नहीं हो पा रहा था। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं इसी काम पर लगा दिया जा रहा था कि आप क्या करिए, उनसे वसूली करिए। वसूली इन द सेंस कि पैसा लेके आइए, जो हमने लोन दिया, इंटरेस्ट का पेमेंट, प्रिंसिपल का पेमेंट, बट वो नहीं कर पा रहे थे। तो फंक्शनिंग भी खराब हो रही थी, क्योंकि यहाँ का जो बैंक का काम है वो भी अटक रहा था और वहाँ से भी पैसा नहीं आ रहा था। तो अब एक तरीके से आप समझिए कि इसको एक थर्ड पार्टी को दे दिया गया अंडर एनएआरसीएल, और वो क्या करेगा, पैसे की यहाँ पर रिकवरी करेगा, और अल्टीमेटली जो है क्या किया जाएगा, पैसा जब वो रिकवर कर लेंगे तो उसमें से कुछ पोर्शन जो रहेगा, कुछ एज ए कमीशन एनआरसीएल के पास रहेगा, और बाकी पैसा वहाँ पे एसबीआई को एज ए बैंक चला जाएगा। ये केवल एसबीआई की बात नहीं, बाकी और सारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे, उनकी भी यही चीज़ है। तो फर्स्ट जो कॉर्पस रखा गया वो 2 लाख करोड़ के साथ स्टार्ट किया गया कि इतने एनपीएस को यहाँ पर रिकवर करने के लिए यहाँ पर काम किया जाना चाहिए। सो पहला ये रहा। तो सरकार ने इसकी तरफ कदम जरूर बढ़ाया, बट इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रीपेमेंट या वापस पैसा आने की यहाँ पर हमें अभी तक संभावना दिखी नहीं है। हालांकि कोशिश जरूर की गई है थ्रू दिस एनएआरसीएल। सो बैड लोन के बारे में यहाँ पर बताया गया, और बेसिकली पिछले 5 से 7 सालों में क्या काम किया गया और क्या सिचुएशन रही है उसके बारे में बताया गया। चलिए, देन द नेक्स्ट इज ऑन द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो व्हाट द टाइटल सेज, व्हाट द न्यूज सेज, द एडवेंट ऑफ ऐप सॉल्यूट chaos in नरेगा अंडर द गाइज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सो यहाँ पे बात की गई है कि मनरेगा के बारे में हमने सबने सुना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो उसके अंतर्गत जो रूरल पॉपुलेशन है उनको कहीं ना कहीं जो दोज पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए मनरेगा यहाँ पर लाया गया था इन द ईयर 2005। सो अभी क्या किया गया, मनरेगा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम काफ़ी बार इस तरह की सिचुएशंस देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है मतलब देयर सर्टेन पीपल जो अभी है ही नहीं, इवन जिनकी डेथ हो गई उनके नाम से भी यहाँ पे पैसा जा रहा है, तो वो सरकार के ऊपर बर्डन पड़ता है। प्लस काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह मस्टर रोल में रजिस्टर में साइन करके चले जाते हैं, फिर बाद में आते ही नहीं, बट पेमेंट उनको हो रहा है। तो इसलिए सरकार ने ऐसा बोला कि हम एक डिजिटल एक ऐप लेके आए, उसके अंतर्गत यहाँ पे काम होगा, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। और हालांकि दिस इज नॉट द न्यू थिंग, साल भर पहले भी इसकी बातचीत हुई थी, कुछ जगह इंप्लीमेंट भी हुआ था। तो व्हाट द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप इज नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या नाम है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, NMMS। सो इसमें होगा क्या कि 2 शिफ्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल 6 AM से लेके 11 AM तक की एक शिफ्ट है, और 2 PM से लेके 5 PM की एक शिफ्ट है, राइट? तो इसमें क्या होगा कि इसी के अंतर्गत वहाँ पे जो भी ऑफिशियल रहेगा उसको क्या करना होगा, जो अपनी आईडी है वो उस पर्टिकुलर ऐप में वहाँ पर इंस्टॉल करनी होगी, उसमें डालनी होगी, और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद जितने भी लोग वहाँ रहेंगे उनकी प्रेजेंट लगाई जाएगी, और उन सबकी वहाँ पर खड़े रह के उनकी फ़ोटोज़ ली जाएगी और वो अपलोड की जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स। और आपने अगर 11 बजे बाद अगर उसमें अपलोड किया तो क्या होगा कि वो उसमें वो ऐप ही काम नहीं करेगा। तो उसका जो टाइमिंग है वो अगर ये टाइम है तो ये इसी टाइमिंग पे वो पर्टिकुलर ऐप यहाँ पे काम करेगा। उसके बाद में अगर आप चाहें 11:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे कि आप उसमें अटेंडेंस डाल दें तो वैसा पॉसिबल नहीं है। इस पर्टिकुलर न्यूज़ में
काफ़ी सारे लोगों को जो इश्यूज होते हैं इस पर्टिकुलर थ्रू दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ये जो नया एक टेक सोल्यूशन लाया गया है, तो उससे रिलेटेड जो इश्यूज लोग एज एन इंडिविजुअल लेवल फेस कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर इस न्यूज़ में साइड किया गया इन राजस्थान एंड इवन इन अदर स्टेट्स एज वेल कि क्या क्या चैलेंजेस है वो हम पढ़ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो ऐप है दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट और वी माइट सी ए पैसेज रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर ऐप एंड क्या क्या सिचुएशंस रही है और किस तरीके से ये ऐप काम करता है, वो सब चीज़ें मनरेगा के बारे में स्टैटिक न्यूज़ ये सब हम इसके द्वारा पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था, डीलिमिटेशन कैन प्रोवाइड सेफगार्ड्स इन आसाम दैट एनआरसी कुड नॉट। ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। ओके, सो नाउ वी कम डाउन टू द वर्ल्ड सेक्शन। सो व्हाट द न्यूज़ सेज, यूक्रेनियंस चीयर न्यू ईयर एज रशियन ड्रोन्स आर शॉट डाउन। सो यहाँ पे जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हमने पहले भी डिस्कस किया, रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, तो कोई भी एक सीज फायर वाली बात यहाँ पे सामने आई नहीं रही कि सीज फायर एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हो रहा है कि जो दोनों देशों के बीच में इशूज़ है इसको रिजॉल्व किया जाए, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा। सो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि रशिया के द्वारा ड्रोन्स से अटैक किया गया ऑन द न्यू ईयर्स ईव और यूक्रेन के लोग काफ़ी इसका कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन कर रहे थे। रीज़न बीइंग कि यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ ने, यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेज ने उन ड्रोन्स को कहीं ना कहीं मार गिराया। तो अल्टीमेटली ये एक मॉरल विक्ट्री यहाँ पर कहीं ना कहीं यूक्रेन इसको मान रहा है। बट दोनों देशों के बीच में जो सिचुएशंस है वो सिचुएशन अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और यहाँ पे एज द न्यूज़ इज सेइंग कि कीव दैट मीन्स यूक्रेन हैड डिस्ट्रॉयड 45 इरानियन मेड शहीद ड्रोन्स। सो अल्टीमेटली जो न्यू ईयर्स की और ईयू पे इस तरीके का माहौल यहाँ पे रशिया के द्वारा क्रिएट किया जा रहा था कि ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया जा रहा था और अल्टीमेटली जिस तरीके से यूक्रेन ने उसको रिटेलिएट किया, उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक चीयरफुल एनवायरनमेंट है, एक माहौल है। बट कहीं ना कहीं एक नए साल पे का जिस तरीके से जश्न यहाँ पर हो रहा था, ऐसे में इस तरीके के अटैक्स अगर यहाँ पे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं दुखद है। और यहाँ पे रशियन अथॉरिटीज़ ने ऑलरेडी यहाँ पर बता रखा है कि हम किसी भी तरीके के यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं रिलैक्सेशन नहीं देंगे और जो हमारे द्वारा किया जा रहा है या जो हमारे हमने बोला है कि क्यों हम फाइट कर रहे हैं, हमारा क्या रीजंस है। रीज़न मीन कि जिस तरीके से पहले सोवियत यूनियन में यूएसएसआर में 1991 के पहले यूक्रेन हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से अभी यूक्रेन ने बोला कि हम नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जाना चाहते हैं, तो उसी के बाद ये पूरा रिटेलिएशन हुआ और उसी तरीके से 24 फरवरी 2022 को हमने देखा कि रशिया ने जो है यूक्रेन पर अटैक किया। सो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि क्या सिचुएशन थी और किस तरीके से यहाँ पे यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर रिटेलिएट यहाँ पर किया। सो दिस द इकोनॉमी सेक्शन। ओके, सो हियरन आई कंक्लूड विद टुडेज सेशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।